वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है। स्विट्जरलैंड में क्या है, अनेक राजनीतिक प्रभागों पॉलिटिकल डिविजन्स में बटा है, जिन्हें कैंटन कहा जाता है। स्विस परिसंघ में ऐसे 20 कैंटन और 6 अर्ध कैंटनों का संघ है। तो स्विट्जरलैंड क्या है, बहुत सारे कैंटन और अर्ध कैंटनों में बटा है। 20 कैंटन है, उसमें 6 अर्ध कैंटन या हाफ कैंटन का संघ है। स्विट्जरलैंड का संविधान 1874 में से चला आ रहा है। जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो 1874 से चला आ रहा है। इस संविधान के अंतर्गत संघीय सरकार फेडरल गवर्नमेंट को विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है और अवशिष्ट शक्तियां रेजिडुअल पावर कैंटनों के पास रहने दी गई है। जो विशिष्ट शक्तियां हैं वो फेडरल के पास है, जो रेजिडुअल अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कैंटनों के पास रहने दी गई है। प्रत्येक कैंटन का अपना अपना संविधान और अपनी अपनी विधानसभा और अपनी अपनी सरकार है। कैंटनों के निचले स्तर पर 3000 से ज़्यादा कम्यून है। इनकी संख्या 20 से 3.5 लाख तक है। कम्यून सभाओं और परीक्षा रेफरेंडम के माध्यम से वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया गया है। तो स्विट्जरलैंड ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। स्विस संविधान के अंतर्गत संघ के स्तर पर संघीय सभा फेडरल असेंबली की व्यवस्था की गई है। संघ के स्तर पर संघीय सभा मतलब फेडरल जो असेंबली है उसकी व्यवस्था की गई है। जैसे भारत में है संसद, जिसमें 2 सदन है, वहाँ भी एक निचले सदन को राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल कहा जाता है और ऊपरी सदन को राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। राष्ट्रीय परिषद में 200 सदस्य होते हैं, जो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार दलीय सूची प्रणाली से 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्य परिषद में 46 सदस्य 3 या 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल संबंध कैंटन के अपने संविधान से निर्धारित होता है। तो जो राज्य परिषद है काउंसिल ऑफ स्टेट, उसमें 46 सदस्य हैं, 3 या 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं वो काउंसिल स्टेट। इनका जो कार्यकाल होता है संबंध जो कैंटन है उनके संविधान के से निर्धारित होता है। जबकि जो राष्ट्रीय परिषद है नेशनल काउंसिल, उसका 200 सदस्य हैं, उसमें जो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार दलीय सूची प्रणाली में ये 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राष्ट्रीय परिषद के और राज्य परिषद के 3 या 4 अपने अपने कैंटन के संविधान के हिसाब से। स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार की कार्यकारी शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर संघीय परिषद फेडरल काउंसिल के हाथों में रहती है। जो स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार की जो एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी शक्ति है वो संघीय परिषद के हाथों में रहती है। इसमें 7 सदस्य होते हैं, जिन्हें कभी कभी मंत्री कहा जाता है। ये सदस्य संघीय सभा फेडरल असेंबली के द्वारा इसके दोनों सदनों राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के संयुक्त अधिवेशन में 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसका प्रत्येक सदस्य एक संघीय विभाग का अध्यक्ष होता है। संघीय परिषद इनमें से एक सदस्य को एक वर्ष के लिए अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। इस प्रथा के अनुसार क्या होगा कि संघीय परिषद के किसी सदस्य को लगातार 2 बार अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता है और संघीय परिषद के अध्यक्ष को ही स्विस परिसंघ का अध्यक्ष या राष्ट्रपति कहा जाता है। अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में संघीय परिषद के अध्यक्ष को अपने 6 सहयोगियों के समकक्ष माना जाता है। उसे कुछ अतिरिक्त वेतन और भत्ते तो मिलते हैं, परंतु उसके सांकेतिक राज्याध्यक्ष नेशनल हेड ऑफ स्टेट की भूमिका निभाता है। उसकी कार्यकारी शक्तियां अपने सहयोगियों के समतुल्य होती हैं। ये कारण है कि स्विस कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका प्लूरल एग्जीक्यूटिव माना जाता है। इसकी विशेष विलक्षण है। तो स्विस जो कार्यपालिका है वो बहुल कार्यपालिका है। हर 6 जो सदस्य होंगे जो एक वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो सदस्य एक वर्ष के लिए चुने जाते हैं वही हेड ऑफ स्टेट बनते हैं। अब हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सभाएं। स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो में क्या होता है, पहले स्विट्जरलैंड की जो संघीय कार्यकारी शक्ति है वो तो संघीय परिषद के हाथों में है। इनमें से 7 सदस्य होते हैं, वो क्या होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, मिनिस्टर कहा जाता है कभी कभी। ये सदस्य होते हैं जो संघीय
जो संघीय परिषद के जो इसके 7 सदस्य होते हैं जो संघीय परिषद के, इनके मंत्री तो कहा जाता है। ये सदस्य क्या हो गया, संघीय सभा के द्वारा दोनों सदनों राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के संयुक्त अधिवेशन में 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो संघीय सरकार है उसके जो दोनों सदनों के सदस्य क्या होता है, जब संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनमें प्रत्येक सदस्य किसी एक संघीय विभाग का अध्यक्ष होता है। संघीय परिषद इसमें क्या करते हैं कि एक सदस्य को 1-1 वर्ष के लिए चुनती है। तो इनमें से ही अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनती है। हर किसी को 1-1 साल के लिए क्या दिया जाता है, हेड ऑफ स्टेट चुना जाता है इन 7 को। तो स्विट्जरलैंड की जो बहुल कार्यपालिका है वो बहुल कार्यपालिका माना जाता है। यह इसकी एक विलक्षण विशेषता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्थाएं। स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सिद्धांत का सबसे विस्तृत प्रयोग दिखने को मिलता है। मूलतः प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था का ऐसी व्यवस्था का संकेत है जिसमें किसी छोटे समुदाय के सारे नागरिक समय समय पर स्वतंत्र स्वयं एकत्र होकर कानून बनाते हैं या सार्वजनिक निर्णय लेते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से शासन चलाया जाता है, परंतु वहाँ की राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पुट होने का विस्तृत प्रयत्न किया गया है। स्विट्जरलैंड की जनसंख्या है वो अनेक संजातीय धार्मिक समूहों में बटी हुई है। वहाँ मुख्यतः अल्पाइन और नॉर्डिक जातियों के लोग रहते हैं। इसमें मोटे तौर पर 70% है वो जर्मन भाषा बोलते हैं, 20% हो गया वो फ्रेंच बोलते हैं, 10% इटालियन बोलते हैं। करीब वहाँ पर जो धर्म को मानने वाले हैं वो 47% रोमन कैथोलिक हैं, करीब 44% प्रोटेस्टेंट एंड अन्य जो शेष हैं वो अन्य धर्मों में आस्था रखते हैं। इस तरह समूह में भिन्न भिन्न विषयों पर सहमति होना मुश्किल है, परंतु ये लोग अपने मतभेदों पर अधिक बल नहीं देते, बल्कि सहवर्तन सम्मूलन राजनीति कॉन्सोशिएटेशनल पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। सहमूलक राजनीति में विश्वास करते हैं। ये सहमूलक राजनीति के लिए राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की प्रत्यक्ष सहभागिता सर्वथा उपयुक्त सिद्ध होती है। इसके लिए साधारणतः 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है, उपक्रम और परिप्रेक्ष्य रेफरेंडम इनिशिएटिव का प्रयोग किया जाता है सहमूलक राजनीति के लिए। इसमें परिप्रेक्ष्य रेफरेंडम अधिक लोकप्रिय है। उपक्रम क्या है? उपक्रम एक विधि है जिसमें किसी राजनीतिक निर्णय के लिए बुनियादी स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर शुरुआत की जाती है, अर्थात इसमें साधारण नागरिक या नागरिकों का समूह प्रस्तावित कानून या संवैधानिक संशोधन का प्रारूप तैयार करता है। यदि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या निश्चित संख्या उस पर हस्ताक्षर कर देती है तो सरकार उसके पक्ष और विपक्ष में विधानमंडल या निर्वाचन मंडल से मतदान कराने को बाध्य होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत साधारणतः मतदाता मनचाहा कानून बनाने के लिए विधायकों पर आश्रित नहीं होता है, बल्कि वह स्वयं भी इस दिशा में पहल कर सकता है। स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि यदि 1 लाख जो मतदाता हैं वो संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दे तो उसे 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रव्यापी मतदान के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि 5000 मतदाता किसी संघीय कानून, फेडरल लॉ, अज्ञप्ति डिक्री और या दीर्घ संधि लॉन्ग टर्म ट्रीटी पर परिप्रेक्ष्य की मांग करे तो उसे 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रव्यापी मतदान के लिए प्रस्तुत करना जरूरी होगा। भिन्न भिन्न कैंटनों ने उपक्रमों के प्रयोग के लिए अपने अपने नियम बना रखे हैं। तो उन्होंने अपने अपने नियम बना रखे हैं उपक्रम के लिए। तो उपक्रम तो ये हो गया। उसके बाद हो गया परिप्रेक्ष्य, जिसे रेफरेंडम कहते हैं। परिप्रेक्ष्य ऐसी विधि है जिसमें सरकार या संसद की प्रार्थना पर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनसाधारण से मतदान कराया जाता है। तो क्या होता है कि ऐसी विधि है जिसमें सरकार या संसद की प्रार्थना पर क्या होता है, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनसाधारण से मतदान कराया जाता है। इसका लक्ष्य कोई संवैधानिक संशोधन, नीति परिवर्तन या ऐसा विवादास्पद विषय हो सकता है जिस पर विधानमंडल अपना निर्णय दे चुका हो, उस पर निर्वाचन मंडल का निर्णय अपेक्षित हो। यह मूलतः वैधता लेजिटिमेसी प्राप्त करने का उपाय है। कभी कभी विपक्ष की कठोर आलोचना से बचने के लिए सरकार अपनी लोकप्रियता से लाभ उठाकर अपने निर्णय पर लोकमत की स्वीकृति की छाप लगवाने के लिए ही इस विधि का प्रयोग कर सकती है। स्विट्जरलैंड में पहले स्वाइज नामक कैंटन में 1294 में नीति के मुद्दे पर नागरिकों के प्रत्यक्ष मतदान कराया था। पहली राष्ट्रव्यापी जो परिप्रेक्ष्य रेफरेंडम था वो 1802 में आयोजित किया गया। तो फ्रेंड ये हो गया जो स्विट्जरलैंड है उसका राजनीतिक जो प्रणाली है उसके बारे में हो गया।
Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.